फरगना के अमीर उमर शेख मिर्जा की 7 बेगमें थीं। उनमें सबसे खास थी कुतलुग निगार खानम या कतलग निगार खानम। इनके यहाँ 14 फरवरी सन 1483 के दिन बाबर का जन्म हुआ। बाबर उमर शेख मिर्जा का सबसे बड़ा बेटा था और इसीलिए फरगना का युवराज भी था। बाबर के जन्म के 2 साल बाद उसका एक छोटा सौतेला भाई भी जन्मा, जहांगीर मिर्जा, और उसके भी 2 साल बाद एक और भाई, नसीर मिर्जा। लेकिन उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे होने के नाते फरगना के तख्त पर पहला दावा बाबर का ही था। जून सन 1494 में एक दिन यूं ही अपने महल की छत पर बने कबूतर खाने में कबूतरों को दाना खिलाते हुए उमर शेख मिर्जा का पैर फिसला और वो महल के नीचे की गहरी खाई में गिरकर मर गया। उमर शेख मिर्जा के बाद 11 साल के बाबर को अपने 3 चाचाओं और अशुभ चिंतक दरबारियों से खतरा था। वो सभी जहांगीर मिर्जा को कठपुतली बनाकर फरगना के तख्त पर बैठाना चाहते थे, लेकिन अपनी नानी के रुतबे के बदौलत केवल 11 बरस की उम्र में सन 1494 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर फरगना का अमीर बन गया। ये सारी जानकारी हम आपको बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के हवाले से दे रहे हैं। चूंकि तैमूर का ऐसा दावा था कि वो चंगेज खान का वंशज है, इसलिए वो खुद को मंगोल बताता था। इसी शब्द मंगोल को फारसी में मुगल कहते हैं। लिहाजा बाबर खुद को तैमूरी और मुगल कहता था। तैमूर का विशाल पुश्तैनी साम्राज्य अब गुजरे जमाने की याद भर बनकर रह गया था, लेकिन यह दास्तान बार बार बाबर को प्रेरित कर रही थी कि 6 पुश्तों पहले के तैमूर के साम्राज्य को फिर से जीवित करें, जिससे वही पुराना वैभव फिर से जाग उठे। केवल 14 साल की उम्र में बाबर ने तैमूर की ऐतिहासिक राजधानी समरकंद को जीतने की कोशिश की। मई सन 1497 में आखिर उसने समरकंद जीत ही लिया। बाबर को ऐसा लग रहा था कि उसने फिर से फरगना को समरकंद से जोड़ दिया है, पर दुश्मनों के फैलाए विद्रोह से समरकंद में बाबर की सेना में अफरा तफरी मच गई। बाबर इस समय उम्र में काफी छोटा था, तजुर्बे की सख्त कमी थी, काफी अपरिपक्व था और साथ ही साथ बहुत बीमार भी रहता था। तो वो बेबस होकर यह सब तमाशा देखता रहा। लेकिन तभी फरगना में एक और विद्रोह हो गया। बाबर के विरोधियों ने बगावत करके बाबर के छोटे सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा को फरगना के तख्त पर बैठा दिया। अब बाबर से रहा नहीं गया। वो समरकंद से फरगना की ओर निकल पड़ा, लेकिन आधे ही रास्ते में उसे पता चला कि उसके दुश्मनों ने फिर से समरकंद ले लिया है। न तो फरगना हाथ में रहा और न ही समरकंद मिल पाया। तो बाबर अब न घर का रहा न घाट का। इस दर्द को बाबर अपनी रहती जिंदगी नहीं भुला पाया। इतनी घोर निराशा के दिनों में भी बाबर ने हिम्मत नहीं हारी। फिर से वापस लौटकर दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने की कसम खाई और ताजिकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के बदख्शान क्षेत्र के इन भयानक पहाड़ों में जाकर अपना बसेरा कर लिया। वहां रहकर उसने ताजिक लोगों की एक मजबूत सेना बनाई और 2 साल बाद यानी सन 1501 में फिर से समरकंद जीत लिया। लेकिन अब समय हमेशा के लिए बदल चुका था। ये वो तैमूर के जमाने का मध्य एशिया नहीं था और न ही बाबर तैमूर जैसा प्रतिभाशाली था। तो 16वीं सदी बाबर के लिए कठिन परीक्षाओं का सिलसिला लेकर आई। अब मध्य एशिया की राजनीति एक निर्णायक मोड़ लेने जा रही थी। इस समय वहां उज़्बेकों का बोलबाला था। आपको याद दिला देते हैं कि इन्हीं उज़्बेकों की मदद से बाबर के दादा अबू सईद मिर्जा ने तैमूरी राज्य हासिल किया था और उसे एकजुट किया था। तो उज़्बेकों ने सन 1500 तक प्रकट होकर ख्वारिज्म और बुखारा ले लिए थे और सन 1501 में समरकंद में बैठे बाबर को घेर लिया। उज़्बेकों का नेता था मोहम्मद शायबानी या शैबक खान। यह शैबानी या शैबक खान बाबर का सबसे खतरनाक शत्रु था। सारे जीवन में कभी भी बाबर को शैबानी से ज्यादा कठिन प्रतिद्वंदी नहीं मिला। विडंबना देखिए कि शैबानी के दादा ने बाबर के दादा अबू सईद मिर्जा की राज्य जीतने में मदद की थी सन 1451 में, और अब तब से ठीक 50 साल बाद यानी सन 1501 में उन्हीं के पोते आपस में मरण मारण की लड़ाई लड़ रहे थे। सन 1501 में शैबानी ने बाबर को समरकंद से बाहर खदेड़ दिया था और फिर से 2 साल तक बाबर उत्तरी अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बदख्शान में मारा मारा फिरता रहा। सन 1503 तक शैबानी के नेतृत्व में उज़्बेकों ने बाबर की पुश्तैनी रियासत फरगना पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह से आज के उज़्बेकिस्तान का जन्म हुआ और उस दिन से फरगना आज भी उज़्बेकिस्तान में ही है। खैर, बाबर बदख्शान के दुर्गम पहाड़ों में अपनी किस्मत ढूंढता फिर रहा था।
उसने फिर से अपनी सेना संगठित की और अब उत्तर में न जाकर दक्षिण की ओर ध्यान दिया। उसने सन 1504 तक बल्ख और काबुल दोनों पर कब्जा कर लिया, पर शैबानी से वो भी नहीं देखा गया। उसने तुरंत ही बल्ख भी बाबर से छीन लिया। अब केवल काबुल का राज्य ही बाबर के पास रह गया था। 6-7 साल तक बाबर तैयारी करता रहा। इस दौरान सन 1505 में उसने पेशावर पर एक हमला किया। इसे कई इतिहासकार बाबर का भारत पर पहला हमला बताते हैं। इस अभियान में बाबर ने काबुल और सिंधु नदी के बीच के समूचे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में कर तो लिया, पर अभी यह संघर्ष और लंबा चलने वाला था, करीब 1.5 दशक तक। इस समय कंधार पर इन्हीं मंगोलों की एक शाखा अरगन घराना राज कर रहा था। सन 1507 में बाबर ने काफी मशक्कत के बाद कंधार ले लिया। वहां के अरगन राजवंश को उसने कंधार से खदेड़ दिया और सिंध की तरफ भगा दिया। इस अरगन राजवंश ने सिंध के क्षेत्रीय राजघराने, वहां के मुस्लिम राजपूत राजवंश संबा को हटा के सिंध में अपना राज्य स्थापित किया। सन 1507 में ही बाबर ने काबुल घाटी के पठानों पर फिर से शिकंजा कसा। इसी बीच शैबानी ने कंधार लेने की नाकाम कोशिश की। फिर सन 1510 में अचानक से एक दिन काबुल में बैठे बाबर को एक खुशखबरी मिली। उसका दुश्मन अव्वल मोहम्मद शैबानी फारस के पहले सफवी शाह इस्माइल प्रथम के हाथों मारा गया था। लेकिन इसके साथ साथ ही एक सीमा भी निर्धारित हो गई थी। पश्चिम में फारस के इस नए शक्तिशाली सफवी साम्राज्य के उठते ही बाबर की ईरान में साम्राज्य विस्तार की संभावना खत्म हो गई। इसलिए अब बाबर फारस में कुछ नहीं कर सकता था, केवल मध्य एशिया में ही वो करतब दिखा सकता था, और उसने शैबानी की नामौजूदगी का पूरा पूरा फायदा उठाया। सन 1511 में बाबर ने उज़्बेकों को आब दर्रा के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया और मध्य एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया। यह था बाबर का पहला साम्राज्य, काबुल से लेकर कैस्पियन सागर तक फैला हुआ मुगल साम्राज्य। अपने दादा अबू सईद मिर्जा की तरह ही बाबर ने भी अपना पुश्तैनी साम्राज्य काफी हद तक एकजुट कर लिया था। बाबर के इस पहले मुगल साम्राज्य को लेकर एक आम हिंदुस्तानी लगभग अनजान है, और इतिहास में ऐसे काफी कम लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग साम्राज्य बनाए। तो ये थी बाबर की एक महान उपलब्धि, पर यह खुशी क्षण भंगुर थी। अगले ही साल सन 1512 में उज़्बेकों ने फिर से हमला करके बाबर को उज़्बेकिस्तान में गजदीवान के युद्ध में हरा दिया। बाबर को हमेशा के लिए मध्य एशिया से बाहर कर दिया। उस दिन से आज तक ख्वारिज्म, बुखारा, समरकंद, ताशकंद और फरगना, ये सभी जगह उज़्बेकिस्तान में ही हैं। उज़्बेकों ने अपना एक राज्य स्थापित किया। जैसे सुल्तान की सल्तनत होती है, वैसे ही खान की खानात होती है। इतना सब हो जाने के बावजूद बाबर ने हार नहीं मानी। वो खुद को अफगानिस्तान में मजबूत करता चला गया। उसने फारस के सफियों से मदद ली, फिर से समरकंद हथियाने की कोशिश की सन 1513 में, लेकिन समय करवट ले चुका था। मध्य एशिया से तैमूरियों का सफाया हो चुका था। इस सच को बाबर जितनी जल्दी स्वीकार करता, उतना ही फायदे में रहता। अब सारे तैमूरियों में सिर्फ एक बाबर ही बच गया था जिसके पास कुछ राजपाट था, वो भी केवल काबुल कंधार के आसपास। गजदीवान के युद्ध के बाद करीब 10 साल तक बाबर अफगानिस्तान में ही अपनी सत्ता मजबूत करता रहा। इस दौरान बाबर ने तुर्की की ओटोमन सल्तनत से और फारस के सफवी साम्राज्य से बहुत अच्छा व्यवहार बना लिया। मंगोलों और तुर्कों से युद्ध के तौर तरीके तो उसको विरासत में ही मिले थे। तुर्की बंदूक तकनीक की बदौलत उसने बेहतरीन बंदूकचियों की बेजोड़ पलटनें तैयार कर ली। ओटोमन सल्तनत की मदद से बाबर ने एक मजबूत तोपखाना तैयार किया। तो इन सब के संयोग से बाबर की ताकत कई गुना बढ़ गई। काबुल घाटी और सिंधु नदी के बीच खैबर के आसपास के पठानों को काबू में करना सारे इतिहास में किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है। बाबर के लिए भी आसान नहीं था। सन 1519 में पठानों और बाबर के बीच में बाजौर का घनघोर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बाबर ने इन स्थानीय जातियों और कबाइलियों को निर्णायक रूप से हराकर हिंदू कुश पर्वत पर अपना परचम मजबूती से गाड़ दिया। सन 1504 से लेकर सन 1519 तक 15 साल की कड़ी मशक्कत के बाद बाबर ने खैबर के पठानों को आखिर अपने बस में कर ही लिया। इस तरह से सिंधु के पश्चिम में और आधे से ज्यादा अफगानिस्तान में अब बाबर का ही राज था। बाबर के पश्चिम में अत्यंत शक्तिशाली फारस का सफवी साम्राज्य था। पूरब में ऊंचे ऊंचे दुर्गम पर्वत जिन पर कब्जा करना समझदारी नहीं हो सकती थी, और उत्तर में तरोताजा उज़्बेकों की बुखारा खानात।
तो अब बाबर के पास केवल एक ही दिशा रह गई थी। उससे दक्षिण में पंजाब और उत्तरी भारत, जहां की दिल्ली सल्तनत काफी पुरानी और काफी कमजोर पड़ चुकी थी।